अगर आपको डेवलप्ड इंडिया की फ्यूचर इमेज देखनी है तो आपको केरला को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि केरला आज पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेक्स रेशियो, इक्वालिटी और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट में बाकी स्टेट से काफी ज्यादा आगे है। इसके साथ ही लिटरेसी रेट में अगर हम देखें तो केरला का लिटरेसी रेट करीब 96% है, वहीं इंडिया का लिटरेसी रेट करीब 77% हो जाता है। वहीं अगर हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरला में देखें तो करीब 75 साल है, और बाकी अगर इंडिया का एवरेज देखें तो वो 69 ईयर है। इसका मतलब है कि केरला का हर आदमी बाकी इंडिया के लोगों से 6 साल ज्यादा जीता है। वहीं अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला का स्कोर देखें तो वो करीब 0.782 है, वहीं इंडिया का एवरेज 0.645 है। तो इससे समझ में आता है कि केरला इंडिया के बाकी स्टेट से काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। 2021 में केरला की जीडीपी पर कैपिटा करीब $2767 थी, वहीं पूरे इंडिया का एवरेज करीब $2256 ही था। लेकिन दोस्तों, केरला की सिचुएशन हमेशा से ही अच्छी नहीं रही थी। एक्चुअली 1947 के टाइम केरला इंडिया के सबसे पूरेस्ट स्टेट में से एक था। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो डांडेडकर और रथ की रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 1961 के टाइम केरला के करीब 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आया करते थे। लेकिन दोस्तों, केरला की गवर्नमेंट्स ने केरला के लिए ऐसे डिसीजंस लिए जिसने पूरे स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और 1990s तक केरला इकोनॉमिकली काफी ज्यादा प्रॉस्परस होने लगा था। केरला की ग्रोथ में टूरिज्म और गल्फ कंट्रीज से आने वाले रेमिटेंस मनी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम देखें तो जीडीपी के मामले में केरला 9th इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, बट रेमिटेंस के मामले में इंडिया के दूसरे नंबर पे आता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कैसे एक गरीब स्टेट केरला इंडिया के सबसे प्रॉस्परस स्टेट में से एक बनी, और इसके साथ ही उनकी लिटरेसी रेट आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे हुई। आइए दोस्तों, इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की पूरी जीडीपी में करीब 70% जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का ही था। इसके साथ ही अगर 75% इंडियंस की बात करें तो वो पूरी तरीके से खेती पर ही निर्भर थे। पूरी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। वहीं अगर केरला की उस समय बात करें तो केरला नाम का कोई स्टेट ही नहीं हुआ करता था। केरला का जन्म साल 1956 में होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, और यहाँ पे कोचीन, मालाबार, साउथ कैनरा और इसके साथ ही ट्रावनकोर के मलयालम स्पीकिंग लोगों को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया 1 नवंबर को, जिसका नाम रखा गया केरला। केरला की इकोनॉमी भी बाकी इंडिया की तरह एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही थी, जहां 1960 तक करीब 50% से ज्यादा केरला के लोग एग्रीकल्चर में ही काम किया करते थे। और इसके बाद जब पहली चुनी हुई सरकार केरला में आती है तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म बिल लाया, जहां पे सबसे पहले उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश किया। इसके साथ ही लैंड लिमिट्स लगाई गई कि एक इंसान के पास एक फिक्स नंबर ऑफ जमीन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही 1969 में भी एक नया लैंड रिफॉर्म लाया गया, जिसके बाद जमींदारी प्रथा पूरी तरीके से केरला के अंदर खत्म सी हो गई। इस एक कदम ने केरला में मास लेवल पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स को लाया। इसके बाद गवर्नमेंट ने केरला में कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाने पे काफी ज्यादा फोकस किया, जिससे इंस्टेंटली वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी काफी तेजी से बढ़ गई। जैसे कि अगर हम 1956 में केरला का टोटल क्रॉप एरिया देखें तो वो करीब 20 लाख हेक्टेयर था, जिसमें सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता था करीब 35%। इसके बाद आता था कोकोनट और इसके बाद आता था रबड़। लेकिन 1996 तक कोकोनट वहां का एक प्राइमरी क्रॉप बन गया, इसके बाद रबड़ आता है और 3rd नंबर पर राइस चला गया। इन 40 सालों में केरला में राइस की खेती करीब 44% तक गिर गई। इसके बाद कोकोनट की खेती में करीब 450% का उछाल आया, और वहीं रबड़ की खेती में करीब 1100% का उछाल आया। एक्चुअली यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व कर लिया था कि राइस, शुगर केन, पल्सेस, टी जैसे क्रॉप्स में रिटर्न काफी ज्यादा कम होता है और मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इन क्रॉप्स को लगाने पर फोकस ही नहीं किया, बल्कि उनका पूरा फोकस था कि रबड़, कोकोनट, कैश्यू, पेपर, कार्डामम और जिंजर जैसे क्रॉप्स लगाए जाए, जिसमें काफी ज्यादा पैसे उनके किसानों को मिल सकते हैं। इसके अलावा राइस के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, और इसके साथ ही उसमें इरिगेशन फैसिलिटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जो कि केरला में काफी ज्यादा मिसिंग थी 1960s और 70s में। तो गवर्नमेंट ने अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को काफी ज्यादा फोकस करना शुरू किया। यहाँ पे लोग राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने वहां के काफी सारे टैक्सेस भी इंपोज कर दिए। जैसे कि अगर आप राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो ट्रावनकोर में आपको करीब 20% का आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। वहीं अगर आप कोकोनट की खेती करते हैं तो आपको 2% का टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप सिर्फ कोकोनट बेचेंगे तो आपको सिर्फ 1.5% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी कारण से केरला के तिरुवनंतपुरम और मल्लापुरम में 1979 से 89 के बीच में राइस फार्मर्स की संख्या में करीब 50 से 80% तक गिरावट देखी गई थी।
यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मास लेवल पे इंडस्ट्रीज की शुरुआत किया पूरे केरला के अंदर, जैसे कि कॉइन नाम के कोकोनट फाइबर से फ्लोर मैट, कारपेट और रस्सी बनाई जाती है, जो कि केरला में करीब 3,90,000 से ज्यादा वर्कर्स को जॉब दिया करती है। इसके साथ ही हैंडलूम इंडस्ट्री में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब यहाँ मिला करता है। इसके अलावा कैश्यू भी वहां पे एक सीजनल इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि काफी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड किया करती है। रबड़ की खेती ने भी टायर की मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर और रबड़ बेस्ड प्रोडक्ट बनाने का काफी ज्यादा बड़ा मार्केट वहां पे बना दिया, जिसमें कई सारे लोग वहां पे जॉब्स पाया करते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली केरला गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर करने की कोशिश किया, और इसी वजह से जहां 1977 में केरला की बीपीएल पॉपुलेशन करीब 46% थी, वो कम होकर 1988 तक सिर्फ 16% बची। और वहीं अगर हम इंडिया के साल 2011-12 के इंडिया की बीपीएल की पॉपुलेशन देखें तो वो करीब 29% थी, वहीं केरला की बीपीएल पॉपुलेशन सिर्फ 11% बची थी। ये सब कुछ सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेटअप करने से नहीं हो सकता है। केरला की गवर्नमेंट ने वहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अगर हम किसी भी स्टेट के सबसे बड़े रिसोर्सेज को देखें तो वो होते हैं वहाँ के लोग। इसका मतलब है वहाँ की ह्यूमन कैपिटल। तो केरला की गवर्नमेंट ने अपनी ह्यूमन कैपिटल को एम्पावर करने के लिए 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया, एक था हेल्थ और दूसरा था एजुकेशन। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए केरला गवर्नमेंट 1958 में एजुकेशन बिल लेके आई, जिसमें इनका सबसे बड़ा फोकस था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में करप्शन को मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके से रोक देना। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा उनका फोकस किया गया कि गांव तक प्राइमरी एजुकेशन को पहुंचाया जाए, जिसके लिए उन्होंने करीब हर 2 किलोमीटर के रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल खोला और हर 5 किलोमीटर के रेडियस पे उन्होंने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी खोला। अगर हम पूरे केरला में देखें तो वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की संख्या कम है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया करते हैं। केरला अपने बजट का करीब 37% हिस्सा अपने एजुकेशन पे खर्च किया करता है। इसके साथ ही वहाँ पे वुमेन एजुकेशन पे भी काफी ज्यादा फोकस किया गया और साल 2016 तक केरला इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बना जहाँ पे 100% प्राइमरी एजुकेशन है। इसके साथ ही 1989 में केरला गवर्नमेंट ने लीव नो पर्सन बिहाइंड नाम की एक पॉलिसी भी लॉन्च किया, जिसमें फिशरमैन, ट्राइबल पीपल और पिछड़े वर्ग के लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाया गया, जिस वजह से जहां 1951 में केरला की लिटरेसी करीब 47% थी, वो 1991 तक बढ़ के करीब 90% पहुंच गई। और यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने हेल्थ केयर पे भी काफी ज्यादा फोकस किया और आम जन तक उन्होंने हेल्थ की फैसिलिटी पहुंचाई। और इस वजह से अगर हम देखें कि जहाँ पे केरला की पॉपुलेशन जब डबल हो रही थी, उस समय वहां मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा कम थी, क्योंकि वहां पे लोग हेल्दी काफी ज्यादा हो गए। केरला गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, इसके साथ ही इन्फेक्शियस डिजीज और हेल्थ अवेयरनेस पे काफी ज्यादा फोकस किया। इसके साथ ही 1980 में केरला गवर्नमेंट ने WHO के साथ मिलकर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया, और इन पॉलिसीज की वजह से केरला में काफी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। लोग जो छोटे मोटे डिजीजेज से मर जाया करते थे, वो सब डिजीजेज वहां पे होने खत्म हो गए पूरी तरीके से। केरला गवर्नमेंट ने 1996 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर दिया और पूरे स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला करीब 900 पंचायत, इसके साथ ही ब्लॉक लेवल और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट की पावर हुआ करती थी उसे पंचायत लेवल तक पहुंचा दिया। मतलब अगर किसी भी गाँव में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है या वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे पंचायत लेवल को पैसे दे दिए गए और लोग आपस में मिलकर वहाँ पे हैंडपंप लगाना है या फिर लाइट्स लगानी है, वो सारे डिसीजन लोग खुद ही मिलकर ले लिया करते थे, जिस वजह से गांव तक डेवलपमेंट काफी ज्यादा पहुंच गया। केरला गवर्नमेंट ने अपने टोटल बजट का करीब 35 से 40% हिस्सा अपने लोकल बॉडीज के थ्रू अपने लोगों पर डायरेक्टली खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन आज अगर हम देखें तो केरला के टोटल इकोनॉमी में 2 चीजें काफी बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट किया करती हैं, तो जिसमें आता है सबसे पहला रेमिटेंस मनी। एक्चुअली जब केरला में मास लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, उसके बाद काफ़ी सारे स्किल्ड लेबर्स की एक फौज खड़ी हो गई केरला में, जिसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस लेवल पे थी नहीं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। उस समय केरला की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि भारत के करीब 10% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ केरला में ही रहा करते थे। अब यहाँ पे जब यूथ अनएम्प्लॉयड था तो वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, जिस वजह से बहुत सारे यूथ फॉरेन कंट्रीज की तरफ चले गए। अगर हम 1977 से 81 तक देखें तो करीब 2.5 लाख केरला के लोग फॉरेन कंट्रीज मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ ज़्यादा जॉब्स की तरफ गए। वहीं 1992 से 93 के बीच में करीब 12 लाख से ज्यादा केरला के लोग जॉब की तलाश में बाहर निकले, जिसमें 56% लोग फॉरेन कंट्रीज में चले गए और करीब 44% लोग भारत के दूसरे स्टेट्स में जॉब की तलाश में गए। इसका केरला को बहुत बड़ा फायदा हुआ रेमिटेंस मनी में। एक्चुअली जो लोग भी बाहर जाया करते थे वो पैसे भेजा करते थे अपने स्टेट में, जिस वजह से वहां पे रेमिटेंस मनी काफी ज्यादा बढ़ने लगा। आज इंडिया रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज में चाइना को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुका है और अगर हम 2021 में देखें तो भारत में करीब $89 बिलियन का रेमिटेंस मनी आया था, जिसमें केरला का एक बहुत बड़ा योगदान है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2008 में इंडिया में करीब $52 बिलियन का रेमिटेंस मनी आया था, जिसमें करीब $10 बिलियन अकेले केरला के ही लोगों के थ्रू आया था।
अब जैसे केरला में रेमिटेंस मनी काफी ज्यादा बढ़ता गया तो वहां पे पर कैपिटा इनकम भी लोगों की काफी तेजी से बढ़ी, जिस वजह से केरला के लोग बहुत जल्दी प्रॉस्पेरस होते गए। इसके अलावा केरला ने अपना दूसरा फोकस अपने टूरिज्म पे किया। अगर हम वर्ल्ड वाइड 1950 में देखें तो करीब 2 बिलियन लोगों ने ट्रेवल किया था। वहीं अगर हम साल 2015 में देखें तो करीब 1260 बिलियन लोगों ने ट्रेवल किया था। और ये चीज केरला के लीडरशिप ने करीब 1958 के समय ही ऑब्जर्व कर लिया था कि आने वाले टाइम में दुनिया में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिस वजह से उन्होंने 1958 में ही केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट की शुरुआत कर दिया, जिनका पूरा एम था कि टूरिज्म का प्रमोशन करना, प्लानिंग करना और उसके लिए डेवलपमेंट करना। 1976 में केरला गवर्नमेंट ने कोवलम के अंदर इंटरनेशनल बीच रिजॉर्ट एस्टेब्लिश किया और 1980 में एक बड़ा हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट की भी शुरुआत किया। लेकिन केरला के टूरिज्म में मेजर चेंज 1986 के बाद आया, जब वहां की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया और ऐसा करने वाला केरला भारत का पहला स्टेट बना। आज जहां इंडिया के बाकी स्टेट्स अपने बजट का करीब 0.49% खर्च करते हैं टूरिज्म पे, वहीं केरला अपने जीडीपी का करीब 1.27% अपने जीडीपी पे खर्च किया करता है। इन पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट का टूरिज्म पे काफी बड़ा असर हुआ केरला में, और वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री साल 2000 तक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी थी। इसके साथ ही साल 2012 में केरला ने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया और गूगल सर्च ट्रेंड्स में इंडिया का नंबर 1 ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया। इसके साथ ही साल 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स के 52 मस्ट सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में केरला 13th रैंक पे आया। इसके साथ ही अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जहां पे टूरिज्म इंडिया के जीडीपी में करीब 7% कंट्रीब्यूट करता है, इसके साथ ही 5% लोगों को जॉब देता है, वहीं केरला में जीडीपी के कंट्रीब्यूशन करीब इसका 10% है और करीब 23% लोगों को टूरिज्म के थ्रू जॉब मिला करता है वहां। लेकिन अगर हम इंडिया के मोस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस में देखें तो साल 2015 में केरला की रैंक 7th थी। इसके साथ ही इंडिया में टोटल जितने टूरिस्ट आते हैं उसमें से 4.25% लोग ही केरला जाते हैं। तो जब इतने कम टूरिस्ट केरला में जाते हैं तो केरला टूरिज्म से कैसे इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया? इसका सबसे बड़ा आंसर है कि केरला का पूरा फोकस होता है कि हाई स्पेंडिंग फॉरेन क्लाइंट्स के ऊपर, मतलब जितने भी लोग आए तो वो महंगी सर्विसेज केरला में ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो केरला में जब ज़्यादा पैसे वाले लोग आएंगे तो वो ज़्यादा पैसा दे के जाएंगे, इसका फोकस पूरा केरला में रहता है। क्योंकि केरला में जितने भी टोटल टूरिस्ट आते हैं उसमें से करीब 80 से 90% लेजर एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, जिसका मतलब है कि हॉलिडे, हेल्थ, स्टडी, रिलीजन, स्पोर्ट्स, फन, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं, जिस वजह से केरला की गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लेजर एक्टिविटीज़ को वहाँ पर बढ़ाया जा सके। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो केरला की गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इसके साथ ही वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर से आए और वो पढ़ाई कर सकें। एक्चुअली केरला अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसलिए उन्होंने अपना टैगलाइन भी रखा है गॉड्स ओन कंट्री, जिस वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट का भी सहारा लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जब इंडिया के एयरपोर्ट्स पे आए तो वहाँ देख के वो केरला की तरफ जरूर आए। अब लेकिन हम यहाँ पे देखें तो केरला में ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। केरला में कई सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे कि वहाँ पे देखें तो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड हो चुके हैं एजुकेशन पाके कि वहाँ पे लो स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। इसका मतलब जो भी स्वीपर सेक्शन हो गया या फिर जो लोअर सेक्शन में जो काम करते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कमी है, और जितने भी लोग वहाँ जाके अगर लो स्किल्ड वर्क में काम भी किया करते हैं तो उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है। केरला के इतने सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम देख के कहना गलत नहीं होगा कि केरला फ्यूचर के इंडिया की एक जीता जागता स्वरूप आज की डेट में है, और बाकी स्टेट्स को इससे जरूर सीखना भी चाहिए और अपने स्टेट्स में भी वो चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।